मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास। तो हम लोगों ने इसको 3 फेज में बांटा था। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। मतलब जो पहला काल है भैया, इट इज फ्रॉम 1600 टू 1757, यहां तक का काल है ये। और ये 1757 से 1857 जो भारत में विद्रोह हुआ है कि नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हुआ, और ये 1857 से 1947 तक ये 3 डिवीजन है। और इस डिवीजन में आप देखेंगे तो इस डिवीजन में ये यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और आगमन क्यों क्यों भारत में यूरोपीय कंपनियां आई, कल मैंने आपको एक चर्चा बताया कि जैसे आज के समय में हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, यूरोपीय देशों में जाना चाहता है, जहां की इकोनॉमी, जहां का विकास ज्यादा है, वहीं जाकर के कोई व्यापार करना चाहता, वहीं जाना चाहता है। ऐसे पहली शताब्दी से लेकर के लगभग 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। विश्व बैंक ने स्वयं अपने रिसर्च में, अपने अनुसंधान में, अपने निष्कर्ष में बताया है कि पहली सदी से लेकर के 1750 तक भारत पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था का किंग था। और 1750 से लेकर के 1950 तक यूके, ब्रिटेन किंग बन गया। और 1950 मतलब 1945 के ही बाद यूएसए किंग है, वर्तमान में अमेरिका किंग है। तो भारत जानते हैं एक बड़ी अर्थव्यवस्था था, भारत में ज्यादा संभावनाएं थी, इसलिए बहुत सारे जो है नहीं, क्लासेस चल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर किसी के क्लास चलने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लें। ये हमेशा जान लीजिए कि क्लास चलेगी, बहुत कम ऐसा अवसर होगा कि जब कोई समस्या आएगी। तो जनरली समस्या नहीं, कई बार आपके इंटरनेट के कारण भी समस्या आ जाती है, या आप रिफ्रेश कर लिया करिए। जब भी कभी क्लास रुके तो एक बार उससे बाहर आकर के दोबारा ऐप पर चले जाया करिए, तो दोबारा कनेक्ट हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन आगमन हुआ, और आपस में इनका जानते हैं कहीं कहीं संघर्ष भी हुआ। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और यहां पर ब्रिटेन का शासन, ब्रिटिश शासन, यहां से ब्रिटिश शासन आ गया। ब्रिटिश शासन का मतलब जब महारानी का शासन यहां आ गया। देखिए, 1858 से भारत में कंपनी शासन के बजाय ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन की सरकार का शासन, भारत में 1857 से भारत में ब्रिटेन का शासन हो गया। ब्रिटेन का शासन हो गया, और इलाहाबाद घोषणा हुई, वो सब पता होगा आपको। बात समझ। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। देखिए, ईआईसी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। और ये पुर्तगाली, डच, पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी,
है कि नहीं, डेनिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी और स्वीडिश कंपनी, ये इन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, सबसे पहले जो है, सबसे पहले इस पूरे संदर्भ को एक बार समझ लिया जाए कि क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहता है। तो कल तो मैंने एक बार चर्चा किया था कि इससे लगभग एक सवाल पूछा जाता है, एक सवाल, और बाय चांस कभी दो पूछ लिया गया हो, जनरली एक सवाल यहां से आता है, एक से दो क्वेश्चन यहां से आता है, या कई बार दो तीन भी आ जाता है। मतलब एक क्वेश्चन यहां से सीधे बोला जाए, दो क्वेश्चन यहां से, और 6 से 7 सवाल यहां से आता है। अर्थात सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पार्ट से। अब देखिए, क्वेश्चन पूछने का जो प्रारूप है उसके अनुसार एक बार पूरी बात को समझ लिया जाए। बहुत अच्छी बात। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनेंगे। और मैंने, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पर भी और वैसे भी बजट पढ़ाते समय भी, तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पहली शताब्दी से लेकर, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 1750 तक भारत, जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी ही सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। मतलब इंडिया ही, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी थी। और 1750 से लेकर के 1950 तक, मतलब 45 तक, यहां तक ब्रिटिश इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। ब्रिटिश इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। और अब 1945 से लेकर अभी तक ये यूएस इकोनॉमी इज द किंग है। यूएस इकोनॉमी ही सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यही जानते हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थात पहले इंडिया किंग था। ये मेरा डाटा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का डाटा। पहले कौन किंग था बोलिए? पहले इंडियन इकोनॉमी इज द किंग इकोनॉमी। और इसके बाद ब्रिटेन ने लूटा पूरी दुनिया को, भारत को भी लूटा। और अभी तो भारत के विदेश मंत्री ने डाटा भी बताया, और अपना डाटा नहीं बताया। 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से लूट करके अंग्रेज ले गए। वर्तमान में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही 90 ट्रिलियन डॉलर है। तो पहले भारत, जानते, किंग था इकोनॉमी के हिसाब से, धन के हिसाब से। देखिए, इकोनॉमी के हिसाब से, और यहां मैं जीडीपी लिख दूं तो इससे आपको अच्छा लगेगा। देखिए, इंडिया किंग था, इंडिया किंग, कब से कब तक किंग? पहली शताब्दी से लेकर के भैया 1750 तक तो क्लियर है। मतलब लिखने के लिए तो ऐसे 18th सेंचुरी तक लिखा जाता है, यहां तक। और ब्रिटेन किंग था, ब्रिटिश किंग थे, मतलब यूके किंग लिख देते हैं शार्ट में, यूके किंग था, ये 19th से लेकर के 20th के मिड तक, 1950 तक, मतलब 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक। और यूएसए किंग है 1945 से लेकर के अभी तक। और वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि पूरी दुनिया की लगभग 24.5% जीडीपी, 25%, 24.5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी भारत के पास थी। और संयोग से देखिए, यही वर्तमान में यही 24% जीडीपी अमेरिका के पास पूरी दुनिया की है। उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा जीडीपी किसके पास थी बोलिए? भारत के पास थी। तो वर्तमान में आप कहां जाना चाहते हैं? दुनिया में कोई व्यक्ति कहां जाना चाहता? हर आदमी अमेरिका जाना चाहता, अमेरिका में बसना चाहता है।
कोई कहता मेरे पास न्यूयॉर्क में घर होना चाहिए, कोई कहता मेरे पास सैन फ्रांसिस्को में होना चाहिए, ग्रेट साल्ट लेक के किनारे घर होना चाहिए, कोई कहता बोस्टन में होना चाहिए मेरे पास, कोई कहता शिकागो में होना चाहिए, वाशिंगटन में होना चाहिए, ट्रेंटन में होना चाहिए, न्यू जर्सी में होना चाहिए। अर्थात आज अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे, तो लोग क्या कहते हैं कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। कुछ लोग कह सकते हैं मैं इंग्लैंड या यूरोप जाना चाहते हैं। मतलब जो धनी है वहीं जाना चाहते हैं आप। ऐसे ही पहली शताब्दी से लेकर के 1750 तक कौन धनी था? भारत धनी था। इसीलिए भारत कौन आना चाहता था? सारी दुनिया के लोग आना चाहते थे। और इसीलिए सभी यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहां हुआ? बोलिए। इसीलिए सभी यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ। क्वेश्चन जो पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री में, एक बार सबसे पहले आधी घंटा हम लोग इसी चीज पे चर्चा करेंगे ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। अब देखिए ये 1757, यहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, ये मैंने कल भी लिखा था, और 1757 से 1857, यहां 2 से लेकर के मैक्सिमम 3 सवाल, इसलिए उतना ही वेटेज दिया जाता है। और ये सबसे ज्यादा सवाल, या आप कहिए 95%, 90% जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 से 1947, ये जनरली 6 से 7 क्वेश्चन, ये सारा मैं यूपीएससी के अनुसार लिख रहा हूं। यूपीएससी के अनुसार ये सारा है। अब जरा ध्यान देंगे, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जनरली क्या नेचर रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो यहां तक का जो नेचर है वो तो सीधे दिखता है। देखिए यहां पर यूरोपीय कंपनियों के आगमन, यूरोपियों के आगमन, पुर्तगाली कब आए, उनका शासन कैसे स्थापित हुआ, गोवा कब उनके हाथ में आया, गोवा कब राजधानी बनी, सेंट जेवियर कब आए, है कि नहीं। इसी तरीके से डच कब आए, कहां पहली कोठी बनाई, कहां कारखाना बनाया, अंग्रेज कब आए, कहां पहली कोठी, कहां कारखाना बनाया, छोटी छोटी बातें ये सब। इसके अलावा डेनिस कब आए, फ्रेंच लोग कब आए, फ्रांसीसी कब आए, कहां बस्तियां बनाई, और फिर इनके आपस में जो संघर्ष हुआ, जैसे बेदरा का युद्ध हुआ, बांडीवास का युद्ध हुआ, या जो है पुर्तगालियों के साथ ब्रिटेन का समझौता हुआ, या ब्रिटेन के राजकुमार के द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी के द्वारा शादी की गई तो दहेज में मुंबई मिल गया, इसलिए उनका समन्वय हो गया। अर्थात यहां से जो जुड़ा हुआ प्रश्न है वो मुख्यतः इन्हीं 2 बिंदुओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। एक तो यूरोपियों का, ये छोटा टॉपिक है, मतलब 1-2 क्लास में ये सारा खत्म हो जाता है। यूरोपियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानते तथ्य, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जो घटनाएं हैं, इनसे जुड़ा हुआ जानते, यही टॉपिक है। अर्थात ये 1 या 2 क्लास में मैक्सिमम ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। जनरली 1 क्लास ही लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को लिंक बनाना है, इसलिए उसको बढ़ा लेंगे। अच्छा, दूसरे में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो ब्रिटिश शासन नहीं बल्कि ब्रिटिश कंपनी का शासन बना, तो ब्रिटिश कंपनी के शासन से जुड़ा हुआ सवाल जानते हैं, बड़ा पॉपुलर है। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे, भारत का संविधान पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको उसके डेवलपमेंट को समझने में भी आसानी होगी।
जब आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, जब आप पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं वो भूमिकाएं भी भारत के संविधान से जुड़ती हैं। या सिविल सेवा का कैसे विकास हुआ, भारत में सुप्रीम कोर्ट का कैसे विकास हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, या जमींदारी, महालबाड़ी, रैयतबाड़ी, या अंग्रेजों के द्वारा जानते हैं जो भारत में शिक्षा का विकास किया गया और अपने पक्ष में कैसे किया गया, या उनके द्वारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया गया तो अपने पक्ष में कैसे, इन सारे बिंदुओं को, ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसमें देखिए नोट करते हुए चलेंगे आप। जैसे ही 1757 से लेकर के 1857, अब इस बीच में जानते हैं जो दूसरा फेज है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और जब शासन की बात आती है तो आप देखिए कई एक्ट और कई चार्टर हैं इस बीच में, कई एक्ट और कई चार्टर हैं। जैसे ब्रिटेन के संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया उसको एक्ट कहा जाता था, और कंपनी के द्वारा जो कानून बनाया जाता था उसको चार्टर कहा जाता था। तो इसमें एक्ट ये सब पढ़ाएंगे आपको, खाली अभी आप खाली चार्ट, अभी आप एक चार्ट बना लीजिए कि कैसे जो है कहां कहां सवाल किस तरीके से पूछा जाता है जनरली। अब देखिए इसमें जैसे एक्ट मान लीजिए एक ये 1773 का एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है इसको, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की संसद ने बनाया था। और ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत लोग पढ़े तो हैं लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि दोनों में क्या डिफरेंस रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट और ईस्ट पिट्स इंडिया एक्ट में क्या, और पिट्स इंडिया एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके पास होने के क्रम में ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। अब सोच लीजिए आप कितना महत्वपूर्ण, पिट्स इंडिया एक्ट। ऐसे कई सारे एक्ट रहे, एक एग्जाम्पल के लिए ईटीसी में, बाकी तो मैं पूरा चार्ट बनाऊंगा। और चार्टर में आप देखेंगे बहुत सारे चार्टर आए, बहुत सारे चार्टर आए, है कि नहीं। जैसे 1793 का चार्टर था, 1813 का चार्टर था, 1829 का चार्टर था, 1833 का था, या 1852 का था। तो ऐसे बहुत सारे चार्टर भी आए हुए आए इस दौरान। और इस दौरान तमाम घटनाक्रम भी हुआ, जैसे प्लासी का युद्ध तो रहा ही, प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, पांडीवास का युद्ध, पांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ऐसे बहुत सारा ऐतिहासिक घटनाक्रम भी है। ये सब चार्ट के माध्यम से पढ़ाएंगे ताकि आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाए, अनावश्यक चीजें नहीं पढ़ना है, बहुत ही सिस्टमैटिक। तो इन सब से जुड़े हुए बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, जो बहुत सारा का मतलब 2 से मैक्सिमम 2 से 3 सवाल आता है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से। अब असली पार्ट जिससे ज्यादा सवाल, और मेंस में यहां से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, मेंस में केवल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, सारा सवाल फ्रीडम स्ट्रगल से ही पूछा जाता है। तो मेंस के नजरिए से ये खाली तीसरा ही पार्ट जानते महत्वपूर्ण है। ये जो तीसरा सेक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए इसको लेकर के आप पूरा समझना है। अब ये 1857 से लेकर के 1947, यही वो 90 वर्ष का समय है जब ब्रिटिश शासन भारत में रहा। और इस ब्रिटिश शासन में
क्या क्या भारत में हुआ, कैसे इसके खिलाफ विद्रोह हुआ, कौन कौन से नेतृत्व के द्वारा इसमें जानते हैं नेतृत्व किया गया, क्या क्या दबाव डालने पर अंग्रेजों ने क्या क्या सुधार किया, संवैधानिक विकास, बहुत सारा प्रश्न इससे बनता है। देखिए ये 90 वर्ष का समय है, यही भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है ये। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। अब देखिए इस पूरे दौर में 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, ए, बी, सी और डी। मुख्य रूप से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये टोटल 90 वर्ष का समय है, 90 वर्ष का समय। अभी पूरा चार्ट बनेगा तो सब समझ जाएंगे आप। पहले देखिए 4 प्रकार का युद्ध लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लीजिए, ये सारा युद्ध लिख लीजिए, आपके लिए ही है, लिख लीजिए सारा युद्ध। बाकी तो जब पढ़ाएंगे सब याद हो जाएगा आपको, सारा लिख लीजिए, ये आपके लिए ही है। पहले आप नोट कर लें तब मैं आगे बढ़ता हूं। नोट करिए फटाफट। हो गया। अब देखिए ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही वो पार्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। और इसके लिए मैंने एक आपको सुझाव भी दिया था कि अगर आपको समय मिले तो बिपिन चंद्रा की जो किताब है वो मैं चाहता हूं कि एक बार हर स्टूडेंट को रीड करनी चाहिए। देखिए बिपिन चंद्रा, हाँ, इलाहाबाद की संधि, बिपिन चंद्रा की जो किताब है वो अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ने से आपको एक फ्लो मिलेगा। और बाकी यहां तो मैं इतने अच्छे से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़ते चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा एक एनसीईआरटी है, मेडाइवल का एक एनसीईआरटी है, एंशिएंट की एक एनसीईआरटी है। ये सब बेसिक रीडिंग आप करते रहिए और 3-4 राउंड जानते हैं एनसीईआरटी को की रीडिंग लगा दीजिए। अभी हमारे साथ ही साथ जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते रहें, बात समझ रहे हैं। और देखिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसकी एक छवि आपके मस्तिष्क में बनेगी, और यहां मैं क्रक्स बना करके उसको उतार दूंगा, जिसके नाते आगे चल करके मीन्स वगैरह में भी आपको बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा अगर आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी किताब है, वो इंटरव्यू के लिए भी जानते हैं अच्छी मानी जाती है। तो उस किताब को पढ़ें तो अच्छा रहेगा। खैर, अगर एनसीईआरटी भी पूरा कर लेते हैं और ये हमारा क्लास कर लेते हैं तो इसके बाद जरूरत नहीं होगी किसी चीज की। अब जरा ध्यान से सुने क्या क्या सवाल बनता है। देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है इतने प्रकार का बनेगा, इतने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो देखिए आंदोलन से संबंधित सवाल बनेंगे, दूसरा नेतृत्व के संदर्भ में क्वेश्चन बनेंगे,
तीसरा, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। और संवैधानिक विकास से संबंधित, संवैधानिक विकास। हाँ, पुराना मॉडर्न हिस्ट्री का पुराना एनसीईआरटी है, तब भी पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पुराना, हाँ, स्पेक्ट्रम की भी बुक अच्छी है। देखिए, स्पेक्ट्रम की भी बुक अच्छी है, लेकिन मैं अपने नजरिए से बता रहा हूं कि अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए, एनसीईआरटी चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, वो दोनों आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। उसमें आप ये मत जाइए कि पुरानी या नई। एनसीईआरटी तो सबको पढ़ना ही है। अगर आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ते हैं तो बिपिन चंद्रा ने एक अलग ढंग से जानते विश्लेषण किया है, और हम लोग जब तैयारी करते थे तो वो किताब सबके पास होती थी। बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ही फेमस किताब। यद्यपि बिपिन चंद्रा थोड़ा सा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, जिसके नाते उनका झुकाव थोड़ा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ रहा है, जिसके नाते कई बार आपको उनको पढ़ते समय दिखाई भी देगा कि वो वामपंथी झुकाव है उनका। और जहां वामपंथी झुकाव होता है वहां भारत की चीजों को देखने की दृष्टि बहुत क्रिटिकल हो जाती है। अर्थात वामपंथी लोग सामान्यतः क्या करते हैं, भारत के किसी गौरव को सीधे स्वीकार नहीं करते, भारत की किसी उपलब्धि को सीधे स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसको अपने तर्क के नजरिए से देखते हैं। और भारतीय समाज को एक बिखरा हुआ समाज, शोषित समाज मानते हैं कि भारत में बड़ी समस्या थी, बड़ा ऐसा था वैसा था, ये मान करके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग चलते हैं। तो कोई बात नहीं, आप तो इतने मेच्योर हैं, सबकी बात समझने की क्षमता है। आप कोई राइटर क्या लिखना चाह रहा है, किस नजरिए से लिख रहा है, वो धीरे धीरे यूपीएससी की तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को पता चल जाता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन चूंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपको भारत का गौरव होना ही चाहिए। अगर आपको भारत का गौरव नहीं होगा तो आप नौकरी कैसे करेंगे, आप आईएएस आईपीएस कैसे बनेंगे? अगर आपको अगर आप भारत से ही सहमत नहीं हैं, भारत की सरकार से सहमत नहीं हैं, तो फिर भारतीय सिस्टम में जाने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए जो लोग प्रशासन में जाना चाहते हैं उनका नजरिया ये होना चाहिए कि हमारा देश है, हमारा गौरव रहा है, हम पूरी दुनिया के लिए हमारी जो देन रही है, जो उपलब्धि रही है, वह भी आपको पता होनी चाहिए, है कि नहीं? और हाँ, जो हमारी कमियां रही है वो भी पता होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तभी आप भारत की एकता और अखंडता के लिए सचमुच तरीके से काम कर पाएंगे। तो आप जब मैं किताब पे कुछ बात करता हूं तो बहुत सारे लोग किताब ही पूछने लगते हैं, इसलिए किताब पे अब दोबारा बात नहीं करेंगे। शुरू में हमने किताब पे बात कर दिया है कि नहीं? और मेरी किताब या किसी की भी किताब आजकल जानते सब ऑनलाइन उपलब्ध है। दुकान पे नहीं मिले तो ऑनलाइन आप जानते परचेज कर सकते हैं। कोई भी किताब ऑनलाइन अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे उपलब्ध है। तो इसलिए ये सब पूछने की एकदम जरूरत नहीं। अब चलिए ध्यान से इसको पढ़िए। अब देखिए, मुख्यतः 4 प्रकार के सवाल जो है पूछे जाते हैं। एक तो आंदोलन से संबंधित, दूसरा जानते हैं नेतृत्व से अच्छा, आंदोलन से संबंधित क्या सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, आंदोलन में इस तरीके से, जैसे समाज सुधार आंदोलन, नोट करते हुए चलेंगे आप, नोट करते हुए। ये मैंने पहले से ही यहाँ पे जो है पीडीएफ बना दिया है, बाकी पढ़ाते हुए पूरा विस्तार करते हुए चल। देखिए, जैसे समाज सुधार से जुड़े हुए प्रकाश डालेंगे कुछ। देखिए, बहुत सारे लोग, देखिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की बेजोड़ भूमिका रही है, लेकिन हर व्यक्ति में जानते हैं कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो कई लोग जो महात्मा गांधी को जो लोग बुरा मानते हैं, उनकी कमियों पर फोकस करते हैं। और देखेंगे आप तो महात्मा गांधी का एक बहुत विशाल व्यक्तित्व था। मतलब हम सीधे महात्मा गांधी की आलोचना नहीं कर सकते। उनकी अच्छाइयां क्या रही, उनकी कमजोरियां क्या रही, इसी नजरिए से सिविल सेवा में पढ़ा जाता है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जो है सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो,
या जैसे लाल बाल पाल हो, मतलब गरम पंथ, नरम पंथ, गांधीवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन, जितने भी आंदोलन रहे सबकी अच्छाइयां क्या रही हैं, कमियां क्या रही, सब मैं लिखवाते हुए चलूंगा, तो वहां पे मूल्यांकन हो जाएगा। अभी कोई सवाल आप ना पूछें और फिर आप बेहतर ढंग से मूल्यांकन कर पाएंगे। भारत में तो जानते हैं जनता क्या सोचती है, सामान्यतः विचारधाराओं के आधार पर। देखिए, हर पार्टियां, भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी अपनी एक विचारधारा है और उस विचारधारा के आधार पर वो कुछ महापुरुषों को लाइक करते हैं और कुछ महापुरुषों को कम लाइक करते हैं। इस नाते किसी पार्टी में आप देखेंगे किसी महापुरुष को बहुत बड़ा करके प्रस्तुत किया जाता है, हो सकता है इतिहास में उसकी उतनी भूमिका ना हो, लेकिन वो चूंकि उसकी विचारधारा से प्रेरित है इसलिए उसकी बात ज्यादा करेगा। उसमें हम लोगों को नहीं फंसना है। हम लोग स्टूडेंट हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें समग्रता में सबको ध्यान देना है, सबके जानते हैं बारे में पढ़ना है, उनकी क्या उपलब्धियां रही, उनका क्या योगदान रहा, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा और ऐतिहासिक रूप से क्या कोई कंट्रीब्यूशन रहा है, उस आधार पर पढ़ेंगे। आलोचनात्मक दृष्टि हमेशा ठीक नहीं है, समालोचनात्मक दृष्टि ठीक है, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। हम लोग एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, कई जगह विश्लेषण करेंगे, कई जगह संश्लेषण करेंगे और सारी बात निकल करके सामने आती जाएगी। यहां कोई जानते हैं राजनीतिक मंच तो है नहीं, यहां एग्जाम में प्रश्नों का जवाब देना है और एग्जाम के नजरिए से कैसे बातों को रखना है तो वो जानते हैं आपको सब पता हो जाएगा, सारी चीजों पर चर्चा होगी। बात समझ रहे हैं? अब देखिए ये जो है समाज सुधार, अब देखिए नरम पंथ, गरम पंथ और क्रांतिकारी आंदोलन नोट करेंगे। स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल, होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल, गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल और कुछ और भी छोटे मोटे आंदोलन है उन पर भी। फिर गांधीवादी एक बड़ा आंदोलन था, उससे भी जुड़ा हुआ सवाल और वामपंथी आंदोलन और उसी में समाजवाद और इससे जुड़ा हुआ आंदोलन। अर्थात आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है इतने प्रकार के। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई गांधीवादी आंदोलन क्या था, कितने गांधी जी ने आंदोलन किए, चंपारण विद्रोह क्या था, चंपारण जो है आंदोलन क्या था, खेड़ा में जो आंदोलन हुआ वो क्या था, या जो है अहमदाबाद के मिल मजदूरों का क्या था, या असहयोग आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। तो गांधीवादी आंदोलन का एक दस्तावेज मिल जाएगा आपको। नरम पंथ और गरम पंथ और क्रांतिकारी आंदोलन है कि नहीं, स्वदेशी आंदोलन में क्या रहा, ये सारी चीज जब क्लियर होती जाएगी, ये सब आधी घंटे का काम है। ये तो करीब 1 क्लास 2 क्लास लगेगा, इसमें आधी घंटे या 1 घंटे, ये सब ऐसे करते हुए सारी चीज हम लोग समझते हुए चले। तो ये आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। अब देखिए नेतृत्व से जुड़ा हुआ प्रश्न, नेतृत्व से जुड़ा हुआ प्रश्न जैसे समाज सुधार राजा राम मोहन राय का, दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद का, इनसे जुड़े हुए जानते जो प्रश्न हैं कैसे इस पर सवाल बनता है। नरम पंथ में दादा भाई नौरोजी, गोखले की जो भूमिका है उसको लेकर के जुड़ा हुआ सवाल है कि नहीं। गरम पंथ में आप देखेंगे तिलक जी भारतीय स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पिता कह सकते हैं आप। अरविंदो की भूमिका, लाला लाजपत राय की, बिपिन चंद्र पाल की, इन सब की भूमिका। और भी नाम है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने जो यहाँ नाम, ये तो मैं नोट्स बनाते हुए जो लिख देता हूं, ये जस्ट खाली आपको व्यू देने के लिए, बाकी पढ़ते समय हम लोग पूरा जिसकी भूमिका है मेजर। अच्छा, क्रांतिकारी में जैसे भगत सिंह की भूमिका या चंद्रशेखर आजाद की भूमिका, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, इन सबको भी देखेंगे। गांधीवादी में गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू की या अन्य लोगों की भूमिका, पटेल जी की भी। जातिवादी आंदोलनों में जैसे अंबेडकर की भूमिका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर की भूमिका, और इन सब आंदोलनों में जो है योगदान
और मूल्यांकन के पक्षों को भी हम लोग आसानी से समझेंगे, जानेंगे, तो नेतृत्व से जुड़े हुए सवाल को आसानी से यहां पर पकड़ पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद का विकास, इससे जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रवाद के विकास में ब्रिटिश सरकार की क्या भूमिका रही, ब्रिटेन की क्या भूमिका रही, क्योंकि वो लोग परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो जब कोई किसी का शोषण करता है तो ये पता चलता है कि भाई हमारा शोषण क्यों कर रहा अंग्रेज, तो फिर हम कौन हैं। नरमपंथ ने, मॉडरेट्स ने बताया कि भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो अन ब्रिटिश शासन है। और फिर शिक्षा और प्रेस की भूमिका, जो उन्होंने शिक्षा दिया, जो प्रेस की स्थापना हुई, वो क्या भूमिका रही। फिर चुनौतियां इस दौरान क्या रही, सांप्रदायिकता का कैसे विकास हुआ, है कि नहीं, ये सब देखेंगे। कि भाई भारत में आप देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, 1905 में स्वदेशी आंदोलन की भूमिका, बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, इसी तरीके से जानते हैं जन सहभागिता की भूमिका, मध्य वर्ग की, पूंजीपति की, किसान की, जमींदार की, मजदूर की, इससे जुड़े हुए भी संदर्भ क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप संवैधानिक विकास जैसे प्रारंभिक रूप से आप देखेंगे 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, और फिर बहुत सारे प्रस्ताव। ये संवैधानिक विकास, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा जाता है। अर्थात अगर मैं संवैधानिक विकास 1757 से 1757 नहीं, 1857 से 1947 के इस कार्यकाल में देखें, मतलब इस कालखंड में देखें, तो आप देखिए दो तरीके का आपको दिखेगा। एक तो 19वीं शताब्दी और दूसरा 20वीं शताब्दी में संवैधानिक विकास को लेकर के क्या पहल हुई। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे अंग्रेजों, मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा सबसे पहले तो ये एक्ट बनाया गया 1858 का एक्ट, जिसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। फिर ये सीआरपीसी, आईपीसी जो आप पढ़ते हैं आज भी, ये 1861 के एक्ट के द्वारा, इसी के अंतर्गत सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, ये सब इसी के द्वारा आया हुआ। 1892 का एक्ट, ये देखिए 3 एक्ट अंग्रेजों के द्वारा इस 19वीं शताब्दी में लाया गया। और इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा 20वीं शताब्दी में ये 1909 का एक्ट, 1919 एक्ट, ये सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि 1919 के एक्ट में क्या प्रमुख बिंदु नहीं शामिल थे या शामिल थे। जब आपको पता रहेगा तभी जान पाएंगे। ये देखिए दोबारा मैं लिख रहा हूं। और तीसरा 1935 का एक्ट, यहां से देख करके लिख लें, ये पीछे वाला ही मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए ये जो था यही सेम मैं यहां लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इस पूरे क्रम को समझ लें। देखिए ये एक्ट एग्जैक्ट पता होना चाहिए। 1935 के एक्ट से भारत का 70%, 75% संविधान जानते हैं, इसे 1935 के एक्ट से बना है। भारत का संविधान 1935 के एक्ट से 75% लिया गया है। तभी बहुत लोग कहते हैं कि क्या संविधान बनाया, जब सीधे सीधे उसी के एक्ट से ले लिया, है कि नहीं। तो क्या बनाया भाई, आलोचना करने वाले लोग यही कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रस्ताव भी आया। आप देखिए क्या प्रस्ताव आया, यहां प्रस्ताव को मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग यहीं लिखिएगा। जैसे 1, 2, 3 क्या क्या प्रस्ताव आया। देखिए जैसे आया अगस्त प्रस्ताव,
अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। अब बहुत लोगों को याद नहीं है, अगर मैं पूछ लूं कि क्रिप्स प्रस्ताव में क्या क्या चीज अंग्रेजों ने स्वीकार की, तो जब याद होगा तब ना बताएंगे। बीबल प्रस्ताव, ये सब टेक्निकली सारा समझना और पढ़ना है। कंपैरेटिव 1945, कैबिनेट प्रस्ताव, कैबिनेट प्रस्ताव 1946, माउंटबेटन प्रस्ताव, माउंटबेटन प्रस्ताव, ये भी एक्ट टाइप का ही है, सब प्रस्ताव 1947। और इसी को डिकी बर्ड प्रस्ताव भी कहा जाता है। एक बार यूपीएससी में डिकी बर्ड प्रस्ताव भी, इसी को डिकी बर्ड प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसी को डिकी वर्ड प्रस्ताव भी कहा जाता। आप जानते माउंटबेटन के बचपन का नाम क्या था? माउंटबेटन के बचपन का नाम डिकी वर्ड था, और आईएएस के एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया। अब बहुत लोगों ने सोचा कि डिकी वर्ड कोई अलग प्रस्ताव है। अरे डिकी वर्ड भैया वही प्रस्ताव जो माउंटबेटन प्रस्ताव है, उसी प्रस्ताव को कहा जाता है। जैसे कैसे किसी किसी व्यक्ति का एक से अधिक नाम होता है कि नहीं, वैसे माउंटबेटन का नाम डिकी वर्ड भी था। तो नोट करिए जरा फटाफट। तो आप अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन जानते हैं कहां से। एक तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव में क्या अंतर रहा, अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स प्रस्ताव में क्या मांगी गई, बेबल प्रस्ताव, माउंटबेटन प्रस्ताव, डिकी बर्ड प्रस्ताव, या ये एक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एक तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ये भारत में राष्ट्रवाद का विकास, शिक्षा और प्रेस की भूमिका, इन सब या नेतृत्व को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आंदोलन को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जानते हैं पॉइंट रहा है। और दूसरा मैंने बताया कि दूसरा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तो कौन सी कंपनी पहले आई, कौन बाद में आई, कौन से लोग पहले आए बाद में आए, ये छोटी छोटी बातें। और प्लस इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा उसको लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने देखिए यहां पे ऐसे दिखाया और यहां पर आपको ऐसे दिखाया। तो अब हमने क्वेश्चन आपको सारा दिखा दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अब जरा ध्यान दें, आप फिर यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये तो आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। सबने महसूस किया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते ही हैं। पूछे क्या जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं। अब पढ़ा कैसे जाए, शुरुआत कैसे की जाए, और पूरे हिस्ट्री को कैसे लपेट दिया जाए, मॉडर्न हिस्ट्री को कम से कम क्लास में और ज्यादा से ज्यादा अच्छी समझ के साथ। कम से कम का मतलब ये नहीं जबरदस्ती कोई क्लास कम करना, बल्कि अच्छी समझ के साथ, ताकि आपको दोबारा आप कभी ना पढ़ना पड़े, उस नजरिए के साथ कैसे इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जाए। अब जरा ध्यान से कुछ बातों को सुनेंगे आप। सबसे पहले तो ये जाने
कि पहले यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं, लेकिन यूरोपीय कंपनियां किस उद्देश्य से भारत में आई थी? व्यापार करने के उद्देश्य से। अर्थात यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। लेकिन आप जानते हैं धीरे धीरे शासन की लालसा उनके अंदर जग गई और शासन करने लगे वो। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि वो शासन नहीं करना चाहते थे, ज्यादा लाभ कमाने के नाते शासन करने लगे। तो यही तो साम्राज्यवादी सोच होती है, यही उनकी और हमारी सोच में अंतर है। हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरी दुनिया को हम परिवार मानते हैं, ये हमारा नजरिया है कि पूरी दुनिया परिवार है। और वो कहते हैं पूरी दुनिया बाजार है, लाभ कमाओ लाभ कमाओ। वो पूरी दुनिया को मार्केट मानते हैं। पश्चिम के लोगों की दृष्टि है कि पूरी दुनिया बाजार है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाओ। और इसी नाते साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है उनका, इंपेरियलिस्ट नेचर है उनका, इंपेरियलिज्म। इसीलिए उन्होंने फैलाया पूरी दुनिया में। पहले साम्राज्यवाद को उन्होंने जो है उपनिवेशवाद के माध्यम से फैलाया, और अब नव साम्राज्यवाद के माध्यम से, वो फैला रहे हैं। देखिए, कोई चीज याद नहीं करना है, इतिहास में कोई चीज याद नहीं करना, समझना है। सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे तो सब अपने आप याद हो जाता है। बल्कि आपको यह कहना पड़ेगा कि मैं भूलूं कैसे। हाँ, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए मेरी बात, कम से कम 10 बार रिवाइज करना है। जब आप 10 बार रिवाइज कर लेंगे, कम से कम का मतलब 10 बार रिवीजन कर दिया, तब तो असंभव है कोई सवाल गलत हो। तो 10 बार रिवीजन याद रहे और बहुत अच्छे से समझ लीजिए और 10 बार रिवाइज कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। आपके देखिए, पहली बार पढ़ेंगे तो लगेगा उपेंद्र अनमोल के द्वारा बताया गया नोट्स है, क्लास है। दूसरी बार पढ़ेंगे लगता है उपेंद्र अनमोल आपको बता रहे हैं। 3-4 बार जब रिवाइज करेंगे लगेगा नहीं, एक सिस्टम दिखेगा। 7वीं 8वीं बार रिवीजन करेंगे तो लगेगा सेल्फ क्रिएशन है, और 10वीं बार जब करेंगे तो हर चीज मस्तिष्क में बैठ जाएगी, फिर भुलाने पर भी भूलेगी नहीं। फिर वो दिमाग में जानते चीजें सेट हो जाएंगी, जैसे बचपन से लेकर के आज तक की आपकी सभी घटनाएं हैं। विज्ञान के आधार पर माना जाता है कि अगर किसी चीज का रिवीजन एक हफ्ते में, कोई चीज नई चीज पढ़ते हैं और एक हफ्ते में उसका आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं, और 20-21 मतलब 3-4 हफ्ते के दौरान पुनः उसका रिवीजन कर लेते हैं 1-2 बार, और पुनः उसका 40 दिनों पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो वो चीज भूलती नहीं है। तो इसलिए आप याद अपना एक क्रम बना लें कि जो चीज पढ़ें उसको उस हफ्ते में जरूर 2-3 बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें, ताकि वो धीरे धीरे आपकी टेम्पोररी मेमोरी में चला जाए और फिर परमानेंट मेमोरी में चला जाए। और परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 5 रिवीजन तो पहले फटाफट लगा देना है, और फिर इसके बाद आगे चला जाना है। वो सब मैं बता दूंगा कि कितने समय पे क्या होगा। है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? हाँ, सब रिवीजन। देखिए, सारी चीज जो है रिवीजन है, सारी चीज में जानते हैं रिवीजन का सबसे बड़ा जो है, रिवीजन ही मूल मंत्र है। अगर आप ठीक से रिवीजन करेंगे तो हर चीज आपकी मेमोरी में चली जाएगी। देखिए, हम तो यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ाने का काम करेंगे, और मैं तो 17-18 साल से पढ़ाता ही रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने में तो कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। आप एनसीईआरटी को कम से कम 10 बार पढ़ जाइए, उसको पढ़ जाएं। जो क्वेश्चन पेपर है 10 बार उसको रिवाइज कर जाएं, और जो यहां पढ़ाया जा रहा है उसको 10 बार, मतलब हर चीज 10-10 बार रिवाइज करना है। तो अब देखिए, ये यहां पर ये यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ, मैं यहां से बात करना चाहता हूं। तो
पहले तो यूरोपीय कंपनियां किस लिए आई? देखिए, पहले यूरोपीय कंपनियां, ध्यान से सुने, जी देखिए, पहले यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए ही आईं, लेकिन व्यापार करने के क्रम में ही उनको लगने लगा कि अगर वो यहां शासन कर लेंगी तो उनको और ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और उन्होंने देखा कि भारत में जो राजा हैं, जो यहाँ के शासक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और उसी का लाभ उठा करके उन्होंने भारत में शासन स्थापित कर लिया और ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राप्त करने लगे। लेकिन चूंकि लाभ जब होता है तो आपस में भी संघर्ष हो जाता है कि भाई किसको ज्यादा लाभ हो, पुर्तगाली कंपनियों को ज्यादा लाभ हो, कि डच कंपनियों को ज्यादा लाभ हो, कि ब्रिटिश कंपनियों को ज्यादा लाभ हो, कि फ्रेंच कंपनियों को ज्यादा लाभ हो, कि डेनिश कंपनियों को ज्यादा लाभ हो, कि स्वीडिश कंपनियों को ज्यादा लाभ हो। तो इसलिए आपस में संघर्ष हुआ और इन लोगों ने आपस में भी युद्ध किया, समझौता किया, और फाइनली बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व रहा और उसने यहां पे शासन स्थापित किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा लाभ कमाने लगी, उसके अधिकारी कर्मचारी ज्यादा पैसा लूटने लगे, तो ब्रिटेन में उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई और फाइनली यहां पे ब्रिटेन का ही शासन हो गया। और जब ब्रिटेन का शासन हो गया तो शुरू में उन्होंने अच्छे ढंग से थोड़ा सा बिहेव करना शुरू किया, लेकिन बाद में मानसिकता वही थी उनका भी, क्योंकि भारत में वो कोई वास्तविक शासक तो थे नहीं, वास्तव में शासन नहीं चाहते थे, वो वास्तव में यहां से लाभ चाहते थे, अर्थात यहां से वो लाभ कमाना, और लाभ कमाने के नाते फिर उन्होंने अपना आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण शुरू किया। तो फिर भारत में आंदोलन खड़ा हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, उसमें भी नरम पंथ गरम पंथ की स्थापना हुई, क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हुई, बाद में गांधी जी के नेतृत्व में बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुई, सुभाष बाबू ने भी बड़े स्तर पर प्रयास किया, और इस तरीके से कुल मिला करके अंततः भारत स्वतंत्र हुआ। इस पूरे जानते हैं परिदृश्य को मॉडर्न हिस्ट्री में समझना है।